जिस ढंग से आप एक मांसाहारी जीव की प्रवृत्ति नहीं समझते हैं, उसी प्रकार से आप गुलाम बनाने वाले लोगों की प्रवृत्ति को नहीं समझते हैं। और जिन लोगों ने भारत को गुलाम बनाया था, उन्हीं लोगों ने अंग्रेज़ों को भी, यानी ब्रिटिशर्स को भी गुलाम बनाया था। तो ये सब चीज़ें एक सीक्वेंस में हुई कि राजतंत्र का जाना, उसके बाद में प्रजातंत्र का आना, वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना और इस टाइप की मुद्रा का प्रचलन होना। राजगद्दी पर अगर कोई भी बैठ जाए तो जो हमारी प्रजा थी, यानी हिंदुस्तान के जो लोग थे, उसको भगवान की तरह मानते थे और उसके अत्याचार को भी इसलिए सहन कर लिया करते। किसी भी देश में ABCD जितनी भी पार्टियां हैं, सब एक दूसरे के साथ में सत्ता के लिए लड़ती हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आपके लिए लाभप्रद होगा। नमस्कार। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मैं आप लोगों को एक सलाह, एक परामर्श देना चाहता हूं, और वो ये है कि कलयुग डिकोडेड की श्रृंखला का हर वीडियो आप सीक्वेंस वाइज देखें, अन्यथा आपको जो मैं बातें बोलूँगा वो समझ में नहीं आएंगी, या समझ में भी आएंगी तो वो आप उसको सीक्वेंसिंग नहीं कर पाएंगे, उसको आप ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, उससे एक जो आकृति उभरनी चाहिए आपके ब्रेन में, वो नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं आपको इन सीरीज़ को एक सीक्वेंस वाइज सुनने के लिए आग्रह करता हूँ। खैर, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि भारत को ब्रिटिशर्स ने, यानी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, लेकिन बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भारत को कुछ लोगों ने गुलाम बनाया था, और उस भारत को जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार यानी बर्मा भी शामिल था। और जिन लोगों ने भारत को गुलाम बनाया था, उन्हीं लोगों ने अंग्रेज़ों को भी, यानी ब्रिटिशर्स को भी गुलाम बनाया था। और न केवल अंग्रेज़ों को, बल्कि यूरोप के सभी देशों को, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्विट्ज़रलैंड हो, इटली, ग्रीस, स्पेन या बेल्जियम या नीदरलैंड्स, इन सभी देशों को उन लोगों ने गुलाम बनाया था। यह बात आपको सोचकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं अभी आगे बढ़ूंगा, आपको इस बात का अनुभव या रियलाइजेशन होने लगेगा कि यह तथ्य एकदम सत्य है। भारत में अगर हम इतिहास में जाएं, तो अंग्रेजों के आने से पहले राजतंत्र था, यानी राजाओं की सत्ताएं थी। ठीक इसी प्रकार यूरोप में भी राजाओं की सत्ताएं थी, और इन सत्ताओं को अलग हटाकर, राजतंत्र को अलग हटाकर, और धीरे धीरे वहाँ पर प्रजातंत्र लाया गया। और प्रजातंत्र के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, और वहाँ पर जो ये नोट वाली करेंसी है, इसको आप अभी देख रहे हैं, ये इसका प्रचलन वहाँ पर हुआ। तो ये सब चीज़ें एक सीक्वेंस में हुई कि राजतंत्र का जाना, उसके बाद में प्रजातंत्र का आना, वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना और इस टाइप की मुद्रा का प्रचलन होना। तो हम अगर इस दृष्टि से देखें, तो आप लोगों को ये लगता है कि अंग्रेजों ने, यानी वहाँ की महारानी ने, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर वहाँ की महारानी को ये रिपोर्टिंग की, क्योंकि भारत में जो राजा हैं उनमें आपस में फूट है, और उसी का फ़ायदा उठाकर हम यहाँ पर राज्य स्थापित कर सकते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाकर वहाँ की कंपनी ने ब्रिटेन के शासन से मदद लेते हुए यहाँ पर एक राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन ये सिर्फ इतिहास में लिखा हुआ एक तथ्य है, जिसकी गहराई जरा सी भी नहीं है, क्योंकि आप यदि इसका गहनतापूर्वक अवलोकन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिस प्रकार भारत के राजाओं में फूट थी, उसी प्रकार विश्व के सभी राजाओं में फूट थी। आप विश्व के कोने कोने में देख लीजिए, किसी भी देश में दो राजा आपस में एकता के साथ में
रहते ही नहीं थे। और अगर हम अभी का समय देखें तो ऐसी बात अभी भी है। सत्ता के लिए हमेशा ही लड़ाई होती है। पहले राजाओं में लड़ाई होती थी और आजकल पार्टियों में हो रही है। आप देख ही सकते हैं किसी भी देश में ABCD जितनी भी पार्टियां हैं सब एक दूसरे के साथ में सत्ता के लिए लड़ती हैं। तो ये तो एक सामान्य बात है। तो ये बात बोलना कि राजाओं में फूट थी इसलिए वहाँ पर सत्ता स्थापित कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि बात ऐसी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक अंग थी, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिसने पूरे यूरोप में और इंग्लैंड में भी अपनी सत्ता स्थापित की थी। क्योंकि भारत में यह कंपनी आने से पहले ही इंग्लैंड में भी और यूरोप के सभी देशों में लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। तो स्वभावतः आप अगर देखेंगे तो कोई भी राजा अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर सत्ता छोड़ता है कोई राजा तो वो महत्वहीन हो जाएगा और इसलिए वो पूरी ताकत से लड़ेगा। लेकिन ये जो सिस्टम था इसने उन राजाओं को इतना पंगु कर दिया, इतना पैरालाइज कर दिया कि उनके पास में कोई रास्ता ही नहीं बचा आत्मसमर्पण के अलावा, अशक्त हो जाने के अलावा, पैरालाइज हो जाने के अलावा। तो उनकी जो स्थिति थी वो राष्ट्रपति जैसी हो गई और ये जो सत्ता है ये किसी और के हाथ में आ गई। और ये जो एक तरीका था जिसके जरिए प्रजातंत्र स्थापित किया गया, वो तरीका इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने धीरे धीरे विश्व के सभी राजा नतमस्तक होते चले गए और वहाँ पर इन लोगों ने धीरे धीरे अपनी व्यवस्था स्थापित कर दी। इन व्यवस्था को स्थापित करने में केवल कुछ लोगों का हाथ था, चंद मुट्ठी भर लोगों का हाथ था, जिनको कोई भी नहीं जानता है। वो लोग बड़े गुप्त थे। पहली बात तो ये बता दूं कि आप लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि कुछ लोगों में गुलाम बनाने की प्रवृत्ति होती है। भारत में इस प्रकार की प्रवृत्ति बिल्कुल भी कहीं नहीं है। हम अगर हमारे पुराने ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ के राजा तो इतने आदर्शवादी होते थे कि उनका आदर्शवाद ही उनको ले डूबा। चाहे आप राजा हरिश्चंद्र की बात करें, इतने आदर्शवादी कि कोई एक साधारण व्यक्ति भी उतना आदर्शवाद को अपना ही नहीं सकता है जिंदगी में। आप राम को देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े राजा हुए वो बहुत ही ज़्यादा मानवतावादी, अपनी प्रजा को संतानों के भांति पालने वाले, लोगों का हित करने वाले, संसार का हित करने वाले ही राजा हुए हैं, सत्यवादी हुए हैं, जो सत्य के लिए अपनी जिन्होंने जिंदगी न्यौछावर कर दी। तो अगर आप इन राजाओं से तुलना करते हैं उन लोगों की जो दूसरे को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति रखते थे, तो ये बड़ा भिन्न है। होता यह था हमारे देश में भी कि एक राजा निश्चित तौर पर दूसरे राजा के ऊपर हमला करता था, लेकिन वो आताताई नहीं होता था। वो खुद की प्रजा पर और दूसरे राज्य पर जब हमला करता था तो उस राजा की प्रजा को किसी भी प्रकार का की प्रताड़ना या उसके ऊपर अत्याचार नहीं करता था। सिर्फ राज्य का यानी पावर का स्थानांतरण हो जाता था, यानी एक राजा की जगह दूसरा राजा आ जाता था। और क्योंकि वो अपनी प्रजा को संतान की तरह पालता था, इसीलिए जो प्रजा थी वो भी उसको भगवान की तरह मानती थी। इसलिए राजगद्दी पर अगर कोई भी बैठ जाए तो जो हमारी प्रजा थी यानी हिंदुस्तान के जो लोग थे उसको भगवान की तरह मानते थे और उसके अत्याचार को भी इसलिए सहन कर लिया करते थे। लेकिन जिन लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, इन लोगों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है और इसीलिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको इस चीज़ तथ्य से का कोई ज्ञान ही नहीं है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरे लोगों के ऊपर शासन स्थापित करना चाहते हैं, जो दूसरे लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस ढंग से आप एक मांसाहारी जीव की प्रवृत्ति नहीं समझते हैं, उसी प्रकार से आप गुलाम बनाने वाले लोगों की प्रवृत्ति को नहीं समझते हैं। उदाहरण के लिए शेर एक मांसाहारी प्राणी है और वो अपने शिकार को 4 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है, और यदि उसका शिकार उसके सामने आ जाए
तो उसके रक्त में कौन कौन से अवयव हैं इस बात का भी पता लगा लेता है शेर। उसकी शिकार करने की, उसकी सूंघने की क्षमता इतनी तीव्र होती है। इसके अलावा अगर वो शिकार डर रहा है तो उसके शरीर में से कार्टिजोल नाम का हार्मोन निकलता है जो डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और शेर उसको भी सूंघ लेता है और फिर अपने शिकार के ऊपर पूर्ण साहस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में उसके ऊपर हमला करता है, उसको मार के खा जाता है। वो अपने शिकार को एक निवाले के तौर पे देखता है। और जब आप एक शेर को देखते हैं तो आपको वैसे लगता है जैसे एक गाय है, एक हिरण है, उसी टाइप से शेर है। लेकिन शेर की प्रवृत्ति आप समझ नहीं पाते। शेर से भी ज़्यादा जो शिकार करने की प्रवृत्ति है वो कोमोडो ड्रैगन में होती है, जो एक टाइप की छिपकली है जो इंडोनेशिया के विशेष द्वीपों पर पाई जाती है। वो अपने शिकार को 8 किलोमीटर दूर से सूंघ लेती है, और यदि उसको रक्त की गंध आ जाए तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती, वो नियंत्रण नहीं कर पाती। वो इतनी उतावली हो जाती है और इतनी बौखला जाती है कि वो शिकार पर हमला करती ही करती है। और इसीलिए इंडोनेशिया की सरकार ने इस बात पर प्रतिबंध लगा रखा है कि कोई स्त्री, कोई लड़की अगर जिसको मासिक धर्म चल रहे हों, जिसके पीरियड चल रहे हों, वो इन आइलैंड पर, इन द्वीपों पर जाए, क्योंकि ऐसी महिलाओं का, ऐसी स्त्रियों का, ऐसी लड़कियों का शिकार हो जाने का भय होता है। कोमोडो ड्रैगन उनको मार के खा जाती है। इस टाइप की प्रवृत्ति को आप समझ ही नहीं सकते हैं, और इसी ढंग से शिकार बनाने वाले लोगों की भी प्रवृत्ति को आप नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात बताऊं तो अरेबियन कॉन्टिनेंट में यानी मिडिल ईस्ट में इस टाइप के लोग थे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कुछ लोग थे, ऐसे सभी लोग नहीं थे। ऐसे लोग थे जो दूसरे लोगों को अपना गुलाम बनाते थे। अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो गीज़ा का पिरामिड जो इजिप्ट में है, जो विश्व के 7वें आश्चर्य में आता है, अगर आप उसका इतिहास पढ़ेंगे कि वो कैसे बना, तो उसको बनाने के लिए भी यहूदी लोगों को गुलाम बनाया गया था। उनके ऊपर अमानवीय अत्याचार होते थे, उनको कोड़े मार मार के उनके ऊपर अत्याचार कर करके ये मिस्र के पिरामिड बने हैं। और इतिहास में इसका वर्णन मिलता है कि मोसेस ने, जिसको हम हिंदी में या उर्दू में मूसा बोलते हैं, वो एक प्रोफेट थे, यानी एक पैगंबर थे, और उन्होंने इन गुलामों को मुक्त करवाया था, और इसीलिए वे महान माने जाते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें तो आपने भी एक कभी फिल्म देखी हो रज़िया सुल्तान। उसमें एक राजकुमारी को एक गुलाम से प्रेम हो जाता है। इसका मतलब पुराने ज़माने में वहाँ पर गुलाम हुआ करते थे। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप का एक बहुत ही प्रसिद्ध संत और फिलोसोफर है जिसका नाम है डायोजनीस। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ वर्षों तक गुलाम बन के रहा था। वो ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गया था जो गुलामों की ट्रेडिंग करते थे, और उसको गुलाम बनाकर बेचा गया। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी होता था? और वो भी यूरोप में। एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें एक सेनापति था जिसका नाम था मैक्सिमस, जो इटली के राजा मार्कस ओलियस का सेनापति था। वो अपने जीवन में असहाय हो गया था तो उसको भी गुलाम बना लिया गया था। इसका विवरण वहाँ के इतिहास में मिलता है। वहाँ पर गुलाम बनाने वाले लोग थे, गुलामों की ट्रेडिंग करने वाले लोग थे, और ये लोग बाद में अफ्रीका में गए और अफ्रीका के ट्राइबल लोगों को अपना उन्होंने गुलाम बनाया। उनका व्यापार हुआ। ऐसे गुलामों को एक दूसरे को और एक दूसरे देशों को भी बेचा गया, और यहाँ तक कि इन गुलामों को पकड़ पकड़ के, यानी इन ट्राइबल लोगों को जो अफ्रीका में रहते थे उनको पकड़ के ये लोग दूसरे देशों में काम करवाने के लिए ले गए, जैसे वेस्ट इंडीज़ में, जैसे अमेरिका में, जैसे दक्षिण अमेरिका में। आपने अगर अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ा हो तो अब्राहम लिंकन को महान इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने गुलामों को छुड़वाया था, उनके फ्रीडम के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये बात बिल्कुल ऐतिहासिक तौर पर प्रामाणिक है कि इस दुनिया में दूसरे लोगों को गुलाम बनाने वाले
लोग थे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने आज विश्व के सभी देशों को अपना गुलाम बना रखा है। आपको लगता है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, लेकिन ये आपका भ्रम है। मैं अभी जैसे जैसे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हों, रशिया हो, ये सब कुछ लोगों के गुलाम हैं, और इन्हीं लोगों ने वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को नियुक्त कर रखा है। जैसा ये लोग चाहते हैं वैसा वहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष वैसा ही काम करते हैं। हम इस बात पे काफ़ी गहन चर्चा करेंगे, लेकिन वो मेरे अगले संदेश में। तब तक के लिए नमस्कार।